अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ से मुतालिक। बानी के दूसरे भांजे का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर। दोनों भाइयों को किसके कहने पर गिरफ्तार किया गया? शेर अफजल मरवत और अलीमा खान एक दूसरे के खिलाफ आखिर हैं क्यों? हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की लड़ाई में कौन नवाज शरीफ को कदम बढ़ाने का मशवरा दे रहा है? पीटीआई से मुतालिक हुकूमती मशीर का 1 महीने पहले दिए जाने वाला ज़ुबानी पैगाम क्या सच साबित हो रहा है? टॉक टॉक और फाइट फाइट की सियासत में क्या मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की बेल मुंडे चढ़ेगी? और क्या सुहेल वड़ैच के तवील वजाहत नामे को कबूलियत मिलेगी? बानी पीटीआई के भांजों की गिरफ्तारी से मुतालिक पार्टी कारकुनान ये समझते हैं कि ये एक खानदान की नहीं बल्कि एक सोच, एक नजरिए की गिरफ्तारी है और कौमी तारीख का ये वो लम्हा है जिसमें सियासत, जमहूरियत और रिश्ते सब कड़े आजमाइश से गुजर रहे हैं। और जबर की यह आंधी जो बबोले की तरह आई है वो समंदर की झाग की तरह बैठ जाएगी, लेकिन हुकूमत वक्त समझती है कि यह मुकाफात अमल है और कानून ये नहीं देखता कि मुलजिम किसका भांजा है और किसका बेटा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। चदर और चार दीवारी और मजलूमियत के कार्ड्स अब नहीं चलेंगे और इन इल्जामात और जवाबी इल्जामात के बीच आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम शेर शाह को जिना हाउस हमला केस में नामजद किया है, जबकि गुज़श्ता रोज लाहौर पुलिस ने शेर शाह के बड़े भाई शारेज का इसी मुकदमे में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। दोनों भाइयों की यूं अचानक गिरफ्तारी से कई सवालात जन्म ले रहे हैं। ताहम शारेज और शेर शाह की वालिदा अलीमा खान समझती हैं कि इनके बेटों का जुर्म सिर्फ वो बानी पीटीआई के भांजे हैं। शेरशाह और शारेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? वो उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अगर हमें अरेस्ट करते हैं, अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इनके अंदर दरारें पड़ रही हैं। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कहा कि अगर शाहिद ना हुए तो उन्हें बरी कर दिया जाएगा। जरूर कह सकते हैं कि पुलिस देर तक के बाद इन तक पहुंची, मगर ये नहीं कह सकते कि ये फेक केसेस थे, फैब्रिकेटेड थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, क्योंकि ये दोनों लोग उस मौके पे जिना हाउस के वाक़े पे मौजूद थे। एक कंटेनर के एक उस गाड़ी के ऊपर मौजूद थे जिसमें हसाम तकरीर कर रहे थे, उसके साथ खड़े थे। और दूसरे जो थे जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो उन्होंने खुद बताया कि वो भी मौके पे मौजूद थे। अगर कोई शाहिद नहीं होंगे तो यकीनन अगर उनके मामू की जो बहुत सारे मुकदमात में जो मास्टरमाइंड हैं, अगर उनकी जमानत या उनको रिलीफ मिल सकता है तो इन्हें भी मिल जाएगा। कुछ लोग इस सारे मामले के ताने बाने शेर अफजल मरवत के चंद हफ्ते पहले दिए गए उस बयान से जोड़ रहे हैं जिसमें उन्होंने अलीमा खान को मुक्तदरा का प्रोजेक्ट करार दिया था और इल्जाम आयद किया था कि बानी की बहन ने ताल्लुकात के बलबूते पर अपने दोनों बेटों को बरतानिया भेजा। को जो अहसान नियाजी साहब जो हैं वो जहां कोर कमांडर हाउस में नजर आ रहे हैं और जो शलवार दिखाई जा रही है वो शलवार पकड़वाने वाला इसके दाएं साइड पे इसका बेटा खड़ा है और शेरशाह खड़ा है। शेरशाह फिर मई में ही मोहतरमा ने जो है अपने ताल्लुकात बरूए कार लाते हुए यूके भिजवा दिया, दूसरा बेटा भी भिजवा दिया, फिर 2 साल के बाद वापस आए। अभी तक न बेल कराई है, नाती फिर रहे हैं। आज तक ये कभी गिरफ्तार हुई। मोहतरमा जो है बेसिकली प्रोजेक्ट है एस्टेब्लिशमेंट का। दूसरी तरफ हुकूमत ये बाखूबी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की फौरी रिहाई मुमकिन नहीं, क्योंकि इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट अलकादिर ट्रस्ट केस की 14 साल कैद की सजा है। इसके अलावा बानी के खिलाफ ऐसे कई मुकदमात हैं जिनमें इनकी जमानत नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां कर रही है। 5 अगस्त को रेहाना डार समेत पीटीआई के कई कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया और इसके बाद बानी के 2 भांजों को 27 माह पहले के मुकदमे में धर लिया गया। इससे पहले पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन समेत कारकुनान को 9 मई के मुकदमात में सजाएं भी सुनाई गई। ऐसे में अगर वज़ीर आज़म मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की तजवीज़ दें तो पीटीआई इसे शक की नज़र पर देखने पर मजबूर हो जाएगी और तो और बैरिस्टर गोहर जो मुफाहमत पसंदी पर यकीन रखते हैं वो भी ये कहने पर मजबूर होंगे कि जब तनाव कम होने लगता है तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ऐसे नहीं समझते। आज वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे
और उन्होंने कहा कि सियासी मुज़ाकरात और अदालती फैसलों में आपस में कोई ताल्लुक नहीं। हम कमिटेड हैं कि मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के ऊपर बात होनी चाहिए। गिरफ्तारियों का या प्रोसिक्यूशन का या अदालती फैसलों का आपस में ना कोई तल्लक है। मौजूदा हुकूमत ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी। ये लोग जो कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं होगी, जिस दिन ये मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है तो सारे लोग वहाँ पे बैठे थे अस्करी क़यादत। और हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से आगे बढ़ती है। डेडलॉक की बजाय डायलॉग की बात बहुत अच्छी है। असद कैसर भी ग्रैंड डायलॉग चाहते हैं और इसके अलावा वो सियासी जमातों को अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करने की बात भी करते हैं। असद कैसर के नजदीक ग्रैंड डायलॉग में हुकूमत तो माइनस हो लेकिन तमाम सियासी जमातें शामिल हों, जबकि इसमें वो तो नवाज शरीफ को भी कदम बढ़ाने और सबको एक मेज पर बिठाने की तजवीज़ पेश कर रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ वो खुद एक टॉक शो में पार्टी बयानिए से पीछे ना हटने की बात भी कर रहे थे। रीमा आपा की जो बच्चों के ऊपर और उसके घर के ऊपर रेड हुआ, इसका ये ख्याल है कि ये तरीका रहेगा तो इसके ऊपर जो है ना एक प्रेशर रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। अब इंसाफ चाहते हैं, अब मेरिट के मुताबिक जो है ना अपने केसेस की प्रोसीडिंग चाहते हैं। हम जो है अपने बयानिया है किसी तौर पर इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम सिर्फ चाहते हैं ग्रैंड डायलॉग। 9 मई ने हमेशा हमने उसकी मजम्मत की है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि 9 मई के ऊपर आप जो है ना एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज कर रहे हैं और हम बड़े पैमाने पे जो है ना इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम अपना एजेंडा को भी बड़ा कर रहे हैं। रिलीज इमरान खान भी एजेंडे का हिस्सा होगा, नंबर 1 होगा। सवाल यह है कि बयानिए से पीछे नहीं हटना तो फिर बात कैसे बनेगी। इस तमाम मंजरनामे में राना सनाउल्लाह का जुलाई के महीने में दिए जाने वाला एक बयान जिसमें उन्होंने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की आर और पार वाली तहरीक से मुतालिक एक ज़ुमानी पैगाम दिया था। इस तहरीक का नाम ही आर या पार है, इसको कौन इतना टाइम देगा कि ये पहले आर करे और उसके बाद पार करे। इनको पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। अब इनके साथ जो होगा जस्टिफाइड होगा ना, उनके साथ वो सारा कुछ होगा जिसके साथ ये ना आर हो सके ना पार हो सके ना नुक्ता अरूज हो सके। तो क्या मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान सिर्फ ढकोसला है और दोनों जमातें टॉक की बजाय सिर्फ फाइट करना चाहती हैं, जबकि फाइट की कैफियत तो दोनों जमातों के अंदर भी जारी है। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 25 अगस्त का इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पीर के रोज़ मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से दोबारा हल्फ लिया जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला भी है। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइस ने ब्रसल्स मुलाकात के हवाले से गुज़श्ता रोज़ 1207 अल्फाज पर मुश्तमिल एक तवील वजाहतनामा सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके आखिर में यह लिखा है कि तारीख का फैसला सहाफ़त ही के हक में होगा, क्या उसे दर्जा कबूलियत मिलेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब। आपसे जानना सर ये चाह रहे हैं कि ये दोबारा से तहरीक इंसाफ के साथ मज़ीद सख्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। अलीमा साहिबा के दोनों बच्चे जो हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इस तरह कुल मिला के जो बानी PTI के यहाँ 3 भांजे जो हैं वो जेल में चले गए, यानी अभी तो वो रिमांड पे हैं दोनों, फिर आहिस्ता आहिस्ता यही प्रोसेस आएगा कि वो जेल में भेज दिए जाएंगे। क्या ये हुआ यकदम से? एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए डायलॉग कीजिए, बैठिए, गुफ्तगू कीजिए, अभी 14 अगस्त में बात हुई ये वाली जो वज़ीर आज़म साहब ने की, और दूसरी तरफ से गिरफ्तारियाँ सर शुरू हो जाती हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि जिनको पुलिस ने अभी अपनी कस्टडी में लिया है, दोनों भांजों को इमरान खान साहब के, वो दोनों के ऊपर कुछ संगीन इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने जो है सोशल मीडिया के ऊपर एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा चलाया है और उनके जो है वो ताने बाने बाहर से कहीं से मिल रहे हैं। तो उस सिलसिले में उनको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होगा तो वो बरी हो जाएंगे। पहले भी बहुत सारे लोग इनके बरी हुए हैं, ज़मानतें भी ख़त्म हुई हैं, तो इनकी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर कुछ किया होगा तो फिर ज़ाहिर है मामला आगे चलेगा। नहीं अफनान साहब, आपको याद होगा कि मरियम बीबी के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इंडिया से मामलात और वहाँ इन्वेस्टमेंट्स और वहाँ उनके बिजनेस टाइकॉन्स के साथ गठजोड़ और इस तरह की कहानियाँ
रोज़ ज़ेब दास्तां बनती थी मीडिया के ऊपर और कहा जाता था कि वही ये फैमिली जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। और फिर नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, जब आपको याद है 2016 में, तो उस वक्त क्या हालात थे, किस तरह मीडिया ट्रायल उनका हो रहा था। तो सर अभी तो आप गवर्नमेंट में हैं, जब आप अपोजिशन में होंगे यही हालात आप दोबारा से फेस कर रहे होंगे, तो आप अपनी अपोजिशन को थोड़ा कंफर्ट कुशन क्यों नहीं दे रहे, क्यों हालात नॉर्मलाइज नहीं कर रहे? उन्हें एक तरफ मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी वो सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। ये देखें, मैंने तो ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो सिक्योरिटी रिस्क हैं या उनके ताने बाने बाहर मिल गए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। और जो कुछ आज हो रहा है उसको आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ के मामलात के साथ इसलिए कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई गलत काम किया हुआ नहीं था, ना उन्होंने 9 मई किया था, ना कोई उन्होंने और गलत काम जो इल्ज़ाम उन पर लगे थे वो नहीं किए थे। उन पर तो झूठा केस बनाया गया पैनामा का, फिर उन पर मज़ीद झूठे जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए और फिर उनकी पूरी फैमिली को। और वो इसमें सारे ये पीटीआई के हमारे जो लोग थे उसको ये बड़े खुश होते थे और ये बड़े तालियां बजाते थे और कहते थे विकटें उड़ गई हैं। तो हमें तो इस तरह की सियासत का ना कोई शौक है, ना हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस तरह की सियासत हो। लेकिन जो गलत, अब 9 मई को अगर आप ये कह दें कि जी वो हुआ ही नहीं था, तो वो तो फिर अब सही बात नहीं होगी ना। तो इसलिए हमारे वाले मामलात को आप इनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, उनका मवाजना ठीक नहीं है। इन्होंने एक ऐसा काम किया है 9 मई को जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिसका आइन भी इजाज़त नहीं देता, कानून भी इजाज़त नहीं देता। और उसके बाद जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके साथ बिहेवियर जो है वो ऐसा किया जाए जैसे जो है वो पहले स्टेट इनको पालती रही और प्यार करती रही। अब वो वाले मामलात नहीं रहेंगे, इनको अपनी जो गलत काम है उनको फेस करना पड़ेगा। 2017 में और फिर 18 में नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, सारे वो जेलों में थे, मातूब थे, ख्वाजा बरदरान भी उनमें शामिल थे, एक लंबी फहरिस्त थी। आज इमरान खान और साबिक खातून अव्वल जो है वो जेल में हैं, उनके भांजे जेलों में हैं। तो क्या आप डिफरेंस फिर क्या देख रहे हैं? सेम ही तो है। नहीं, सेम कैसे है? आप मुझे बताएं ना कि क्या 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो क्या हमने इमरान खान को उठा के जेल में बंद कर दिया? क्या इसकी सारी पार्टी के लोगों को जेल में बंद कर दिया, इनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए? या इनकी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो हम गिरा सकते थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये उनकी ख्वाहिश भी थी और मियां मोहम्मद नवाज साहब अगर चाहते तो ये गिर भी जाती, लेकिन उनको नहीं गिराया उनकी हुकूमत को, इस स्पिरिट के साथ कि जी चार्टर डेमोक्रेसी होना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। मगर इनका जो कंडक्ट था 2014 ऑनवर्ड्स, वो तो सारे पाकिस्तान के सामने है। तो हमारे और इनके मामलात को आप मवाज़न, हमने तो एक चीज़ को ख़त्म कर दिया था। ये वाला मामलात थे, ये हमने तो इन चीज़ों को ख़त्म किया था। ये तो वापस लेके आने वाले, ये हाइब्रिड निज़ाम को वापस लेके आने वाले या ये सारे के सारे इमरान खान साहब के अपने कारनामे हैं। और उसके बाद इन्होंने 9 मई भी किया और 9 मई के बाद ये सियासत के पीछे आके छुप जाते कि देखिए वहां से बड़ी जाती है। और ये भैया आपने क्यों किया 9 मई? नहीं, वो आपको क्या जरूरत थी आप जाके हम हमले करें आप पूरे मुल्क में? तरीक़न साहब कहती है कि हम तो हाइब्रिड लाए थे, नून लीग वाले हाइब्रिड प्लस लेके आए हैं अपनी इत्तेहादी पार्टियों के साथ मिलकर। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब ने एक इवेंट पे खड़े होकर ऐलान किया था कि मैं हाइब्रिड निज़ाम लेके आया हूँ। जब कोई निज़ाम आ जाता है तो वो फिर निज़ाम ओवरनाइट ख़त्म नहीं होता, उसको ख़त्म करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, एक सियासी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये जद्दोजहद मिसाल के तौर पे मुशर्रफ को का इक़्तिदार ख़त्म करने के लिए पूरी सियासी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, उसकी बड़ी मेहनत लगी थी। फिर अदलिया की बहाली के लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तो ये तो एक स्ट्रगल के थ्रू फिर ये सिस्टम जो है वो आप वापस जमहूरियत की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा ही काम तो नहीं रह गया ना कि हम इस मुल्क में जमहूरियत को सही करें और ये इमरान खान साहब और ये बाकी पीटीआई वाले कॉम्प्रोमाइज़ करके और बेड़ा गर्क कर दें मुल्क की जमहूरियत का और फिर बाद में कहेंगे जी हाइब्रिड प्लस हो गया। भाई आपको किसने कहा था आप हाइब्रिड निज़ाम लेके आए? आप आवाम के वोटों से आए होते तो आपको ये वाले मसाइल ही ना होते आज जो आज हुए में। आप लोगों ने तो सारा मुल्क का निज़ाम का बेड़ा गर्क करके खुद इक़्तिदार में आए हैं और सारे अपने दुश्मनों अपने मुखालफिन को उठा के जेलों में डाल दिया है। आज जब आपके साथ जो है वो मकफ़ात अमल हो रहा है तो आपकी चीखें पूरे पाकिस्तान सुन रहा है। नहीं अफरान भाई, मुझे आपकी बात से ये तासुर मिला कि कोई गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है इस निज़ाम को नॉर्मलाइज करने के लिए और जमहूरियत की तरफ वापस जाने के लिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो निज़ाम अगर आ जाते हैं उनको उन निज़ाम को ठीक करने में या उनको वापस बेहतरी लाने के लिए उसमें फिर स्ट्रगल लगती है, उसमें टाइम लगता है ना, ओवरनाइट नहीं होता। तो वो जब होगा, देखें हम तो जमहूरी लोग हैं, आइन और कानून में बिलीव करते हैं, तो हम तो उसी की बात पहले भी करते रहे और आगे भी करेंगे। तो इस सारे दुरानिये में जो डिस्कशन आगे बढ़ा था कि भाई इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात बड़े ज़रूरी हैं, मिल के बैठना बड़ा ज़रूरी है, इकट्ठ होना बड़ा ज़रूरी है,
वो सर फिर क्या होगा जब दूसरी पार्टी की गिरफ्तारियां होती जाएंगी, तो आप बैठेंगे कैसे, डायलॉग कैसे होगा, पॉलिटिकल इंटरकोर्स कैसे होगा जी? देखिए फिर आप इसको फिर इस तरह कर लेते हैं कि फिर आप ये अलाउ कर दें इस मुल्क में कि फिर 9 मई वाले वाकयात होंगे। अगर आप ये, क्योंकि ये अगर आपने इस रास्ते के ऊपर जाने दिया लोगों को तो फिर ये मामला और खराब होंगे। सर वो तो असेंबलियों से आप इसको disqualify तक पॉलिटिकल कर स्ट्रगल चुके। से नहीं सारा नहीं कुछ नहीं हो नहीं चुका। नहीं, अब 27 माह बाद आप कहेंगे पॉलिटिकल जी कि भाई ये भी बंदा जो है वो भी 9 मई में है, गवर्नमेंट अगर ये क्लेम करेगी तो ये इसका मतलब समझ रहा हूँ जी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बात ये है, मैंने पहले आपको कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन अगर होगी और ये इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। इनके पहले बहुत सारे लोग बाहर आए हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी बेगुनाह आदमी के ऊपर कोई भी वो जेल काटे। बात ये है कि ये आप लोगों को, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि 9 मई में ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे, या तो आप ये कह दें कि 9 मई में ये इन्वॉल्व नहीं थे, इनका कोई ताना बाना कोई लिंक ही नहीं था, ये खुद आसमान से फरिश्तों ने आगे किया था, या तो आप ये कह दें। वो सिंपल ये पूछते हैं अफनान भाई कि 9 मई का ट्रायल आप लोगों ने फेयर नहीं किया, उसकी बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट से तो फैसले आ गए, आगे ये टिक नहीं पाएंगे, लेकिन इस सारे दौरानिए में कितने साल गुजर चुके होंगे, ये सवाल है तो बेसिकली। फेयर ट्रायल जब आप नहीं देते किसी को जवाब दे दे तो कितना टाइम किसी का गुजर चुका होता है, वो वापस कैसे आप करेंगे? नहीं, आप ये इस बात का जवाब दे देंगे कि क्या पीटीआई इन्वॉल्व थी, क्या कहते हैं 9 मई में कि नहीं थी? सारे बाकी 24 करोड़ लोगों ने करना है, आपने करना है, आपके एविडेंस में करना है, मैंने थोड़ी करना है या आपने थोड़ी करना है। 24 करोड़ लोगों ने विटनेस किया है। कैसे सहाफी हैं आप अगर आपने ये बात विटनेस नहीं की? कौन थे जो लीडरान जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जो कह रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं? क्या वो वीडियो नहीं है, वो एविडेंस नहीं है क्या? और फिर क्या चाहिए आपको? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो कोर्ट्स ही है ना, जिन्होंने फैसले करने हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आप 2 मिनट के लिए देखें, मैं दिन को रात, रात को दिन नहीं कर सकते। एक चीज इन्होंने की है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, ये उसको डिनाई किए जा रहे हैं। पहले इन्होंने खुद माना है कि हमने किया, इनके बयानात मौजूद है, हमने की। इमरान खान साहब के बयानात मौजूद है। देखिए उन्होंने कहा था कि फिर वो कह रहे थे फिर दोबारा पकड़ा तो फिर दोबारा करेंगे। अफनान भाई देखिए, गवर्नमेंट चूंकि बड़े भाई का दर्जा रखती है, तो वो कह रहे थे कि फेयरली आप एक जुडिशल कमीशन बनाते, उसको स्टार्ट लेके चलते। जुडिशल कमीशन ही है ये जुडिशल कमीशन, ये अदलिया ही से हो रहा है ना फैसले। जुडिशल कमीशन क्या चीज होती है? आप बेसिकली उसको एक सरखाने में डालना चाह रही है। जो ट्रायल कोर्ट है या जज ही बैठ के कर रहे हैं ना फैसले, एक सिस्टम है ना। वो कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन सारी जो है वो हुकूमत के ताबे काम करती है, फेयर नहीं रहती फिर प्रोसिक्यूशन, ये उनका क्लेम है बेसिकली। वो तो फिर इसका मतलब है कि निज़ाम अदल खत्म कर दें इस मुल्क में से, कोई अदलिया को खत्म कर दे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो हमेशा ही क्या कहते हैं, किसी एक बंदे की साइड तो लेगी नहीं। वो ये कहते हैं कि आप सियासी मुदाखलत जो है वो बंद कीजिए। गुजारिश देखिए, मेरी गुजारिश, अब शहबाज शरीफ साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा था और एफआईओ को हेड कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, और उसकी प्रोसिक्यूशन राना सनाउल्लाह साहब कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिंपल ये है। देखिए आप, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम जो है उनको छोड़ दें सबको, और आपके कहने पे हम इन सबको छोड़ दें, और 9 महीने जो है वो इन्होंने किया ही नहीं था, वो बाहर से कोई लोग आगे करके। सर विक्टिम्स को ये तो लगना चाहिए कि फेयर ट्रायल हो रहा है, जो उनका राइट है जी। नहीं, फेयर ट्रायल का राइट तो देना सर। तो वो जिन्होंने एमएम आलम के जहाजों पे आग लगाई, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे आग लगाई, जिन्होंने पूरे मुल्क में आग लगाई, वो हुआ ही नहीं है। वो तो हम ये सारी प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट के एंड पर इतनी फेयर और ग्रेसफुली हो सकती थी कि ऑपोजिशन सवाल ही ना उठा पाती। वो कहती जी बड़े अच्छा, वहां जो गवाहान पेश किए गए वो कहते जी हम मेज के नीचे घुस गए, हम टेबल के नीचे घुस गए, हमने देखा साजिश रच रही है। इस तरह के तो सरकारी गवाहान आपने को पेश किया आप लोगों ने। दुनिया का सबसे आसान काम सवाल उठाना है। आप किसी भी चीज पे सवाल उठा दे, कोई 1 रुपया नहीं लगता आपका। बात यह है कि आपने काम किया है, आपके लीडर ने काम, मुझे दोबारा पकड़ा, दोबारा आप बताएं, फेयरनेस पे सवाल उठ ही नहीं सकते? कुछ और कर सकते हैं? जितनी फेयरनेस और जितनी ग्रेस होती है उस पे सवाल उठ ही नहीं सकते। गुजारिश, ये तो गवर्नमेंट ने सर इसको बनाना था ना। मुझे बात करने दें। जी प्लीज बात नहीं करने देंगे तो फिर ये कोई तरीका है? आप बात कीजिए, आप प्लीज माइक इज योर्स सर। देखिए बात ये है कि क्या 9 मई का वाकया हुआ था कि नहीं हुआ था? अगर हुआ तो किसी ने किया था, अगर किसी ने किया तो उसकी वीडियोस मौजूद है, और वीडियोस में सारे के सारे पीटीआई के लीडरान मौजूद है। उसके बाद ये कैसे कह सकते हैं कि ये इन्वॉल्व नहीं है? 27 महीने बाद अगर 9 मई का बंदा आप पकड़ लेंगे तो आप पे लोग सवाल उठाएंगे कि भाई ये कौन सा फेयर ट्रायल कर रहे हैं। देखिए फाद, आप मुझे, मेरा ये सवाल है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई कहीं तो दुनिया के किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि आप पहले ये कहते थे कि सजाएं देते नहीं है, सजाएं देते नहीं है, सजाएं देती है तो कह रहे सजाएं क्यों दी है? ये कोई तरीका है? पहले कहते थे पकड़ते नहीं है, अब पकड़ा तो कह रहे हैं पकड़ा क्यों है?
ये कोई तरीका है? मतलब अब दोनों तरफ है ना, यानी कि पकड़ लेंगे तब भी हम बयानिया दूसरा बना लेंगे, नहीं पकड़ेंगे तब हम दूसरा बयानिया बना लेंगे। बात यह है कि इन्होंने 9 मई किया है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे मैं भी कहूँ कि दिन निकला हुआ है कि ये इन्होंने किया। तो उसके बावजूद जो है अगर कोई इसके ऊपर मुझसे बहस करे कि जी ये कोर्ट पूरी नहीं थी, प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं थी, तो फिर तो इसका कोई, देखिए मैं ना मानूंगा कोई इस दुनिया में इलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, मैं ना मानूंगा कोई इलाज नहीं है। इन्होंने खुद किया है, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने किया है, इनके लीडरान ने एक्सेप्ट किया, इमरान खान ने एक्सेप्ट किया कि हमने किया है। उसके बाद लोग कहते हैं कि जी आप इनके साथ जाति कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ उस पर। बहुत शुक्रिया जी सेनेटर अफनानुल्लाह, बड़ा ब्राइट नाम जी, मुस्लिम लीग नून का बड़ा नाम, बड़ी तफसील से डिस्कशन कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मलिक आमिर डोगर साहब, तहरीक इंसाफ का बड़ा मोतबर नाम, हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तहरीक इंसाफ के साथ आप समझ रहे हैं कोई नई सख्तियों का दौर शुरू हो गया? अलीमा साहिबा के दोनों बच्चों को भी जब उठाया गया है या गिरफ्तार किया गया है, या आप समझते हैं कि ये बस रूटीन ही थी, यही चल रहा था, ठंडी हवा का झोंका तो शायद अभी आया कोई नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अलीमा के दोनों बेटों को जो एक दिन के वक्फे से गिरफ्तार किया, एक को रात को और एक को फिर अगले दिन, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। ये पाकिस्तान की तारीख में फस्तायत की और सियासी इंतकाम की एक बदतरीन मिसाल है कि इमरान खान साहब खुद बीबी उनकी अहलिया जेल में नाहक बेगुनाह 10 साल कैद, इमरान खान साहब को 14 साल कैद, हसान न्याजी उनका भांजा 10 साल कैद आर्मी एक्ट के तहत, और अब अलीमा आपा के दोनों बेटों को उठा के 9 मई के मुकदमात में डालना, जिसको गुजरे हुए 2 साल से भी ज्यादा हो गया। क्या 2 सालों में प्रोसिक्यूशन एजेंसीज, वो तमाम इदारे या वो FIR जो 2 साल पहले 10 मई को काटी गई, क्या 2 दिन पहले तक वो किसका इंतजार कर रही थी? यानी कि आपने कानून को मजाक बना दिया, आपने प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को मजाक बना दिया, आपने अदालतों को 26वीं तरमीम करके अपने ताबे बना दिया। एक शख्स का खौफ है और वो खौफ के अंदर आप इतने मुब्तला हैं कि आपकी जो मर्जी आती है आप वो करते हैं। लेकिन तारीख ये बताती है जबर का मौसम ज्यादा देर नहीं रहता। जो लोग जितना जबर करें, जितना जोर ताकत का इस्तेमाल करें, फिर आखिर ये ताकत भी खत्म होती है, जोर भी खत्म होता है, और तारीख ये बताती है कि जीत जो है वो हक की और सच की होती है। तो इमरान खान की तो मकबूलियत को आप कम नहीं कर सके। इमरान खान की फैमिली के फर्द को आप पकड़ेंगे तो उससे इमरान खान के चाहने वालों की तादाद में, हमदर्दी में इजाफा होगा। लोग अब डरने वाले नहीं है, लोग अब घबराने वाले नहीं है। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? खुदा का नाम ले, इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक। मैं मलिक साहब अभी थोड़ी देर पहले अभी हम गवर्नमेंट से उनका मौक़िफ़ ले रहे थे, तो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, वो फरमा रहे थे कि भाई इनसे पूछें 9 मई नहीं करना था, क्यों 9 मई किया आपने? रियासत मुखालिफ इस तरह का इतना बड़ा आपने जो बगावत का सिलसिला किया तो क्यों किया? फिर उन्होंने कहा दुनिया भर का कानून है, जब मर्जी कोई बंदा, जब डेवलपिंग मामला होता है, पता चलता है कोई सिरा कहीं से मिलता है, तो हमें मतलूब थे तो हमने ले लिए, इसमें क्या इतनी हर मसले वाली बात है? मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, वो जो कह रहे। ये तो जाहिर है, वो तो आप जानते हैं फॉर्म 47 की पैदावार है, वो खुद मरून मिन्नत है सिस्टम के, और उनकी अपनी तो कोई औकात नहीं है। लेकिन कोई ज़मीर तो होता है ना, कोई इंसानियत तो होती है ना, कोई सोच तो होता है ना कि जब मर्जी उनको मतलूब होंगे, जब सिरा मिल लिया पकड़ लिया। कभी ऐसा हुआ है कि वो यहीं रह रहे थे ना, साल से अलीमा आपा के ये बेटे उनकी बहन के साथ, अपनी खालाओं के साथ, अपनी वालदा के साथ 20 दफा अडियाला जेल गए हैं, 20 दफा वो अंदर भी अपने मामू को मिले हैं, 20 दफा वो बाहर भी बैठे हुए थे। इन साल में, 1.5 साल में, 2 साल में जब आपने पूरी ताकत लगा दी, तमाम आपने इदारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल कर लिए और हजारों लोगों को आपने पकड़ लिया। अब जब ऐसे मौके पे, जब आपको पता है कि अलीमा आपा और उनकी फैमिली हर वक्त सड़कों पर है, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है,
उन पर प्रेशर बढ़ाने के लिए आप उनके दोनों बेटों को पकड़ लें। कोई इंसानियत भी होती है? इतनी बदतरीन सियासी इंतकाम किसी के साथ, ये दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के सामने आप बेनकाब हो गए हैं, ठीक, बल्कि माजरत के साथ आप नंगे हो गए हैं। अच्छा, अब मलिक साहब, किसका नुकसान है? पाकिस्तान को नुकसान है। ये कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं है, ये नफरत है, ये गुस्सा है, ये अना है, ये जिद है। अब मलिक साहब, पार्टी स्ट्रेटजी अब मजीद क्या है? ऑपोजिशन लीडर तो चले, इमरान खान साहब ने जो फिलहाल नामजद किए, महमूद खान अचकजई साहब, वो तो पार्टी से नहीं है, पार्टी के बाहर से हैं। तो पार्टी इस पे मुत्तफिक होगी? अगर मुत्तफिक होगी तो क्या लाहे अमल लेके चलेगी? क्या एजेंडा सेटिंग करेगी? क्या नैरेटिव सेटिंग करेगी? एहतजाज के क्या मामलात होंगे? किस तरह चलेंगे? रोड मैप में समझना चाह रहा हूँ मलिक साहब। रोड मैप ये है कि खान साहब ने आखिरी जो मैसेज भेजा अली बुखारी एडवोकेट साहब के थ्रू, उन्होंने कहा कि सबसे पहले पंजाब असम्बली में अहमद खान बच्चर, कौमी असम्बली में उमर अयूब और पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और सेनेट में शिबली फराज ही हमारे अपोजिशन लीडर होंगे। और जब तक ये अपने तमाम लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं, कानूनी अपने जो स्टेप्स हैं, वो तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, और फिर आखिर में जब आप समझते हैं कि सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, तो फिर उसके बाद आप फैसला करेंगे। इस वक्त हमने जो फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी दुआ भी है, क्योंकि वो चारों को सिर्फ इमरान खान से वफा के जुर्म में सज़ा दे के उनको डी सीट किया गया है कि इंशाल्लाह वो बहाल होंगे, उनकी अपीलें बहाल होंगी और वो वापस आएंगे। और अभी फ़िलहाल ना कोई ऐसी इमरजेंसी है, ना कोई ऐसा कोई आइनी ज़रूरत है, ना कोई कानूनी तकाजा है कि अभी हमें फ़ौरन अपोजिशन लीडर अपॉइंट करने हों। तो हमारे कल भी अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज थे, अहमद खान बच्चर थे, आज भी वही है। नहीं, पार्टी के बाहर से मैं पूछ रहा हूँ, आप लग जाते, बड़े प्रोमिनेंट वॉइस हैं, असद कैसर साहब बड़ी बड़ी आवाज़ हैं, और पार्टी के अंदर बहुत सारे बड़े नाम थे, अली मोहम्मद खान साहब समेत बहुत बड़े बड़े नाम थे, तो उनमें से कोई आ जाता? यकीनन खान साहब का जो फैसला होता है वही मुकद्दम होता है। ये अब उन्होंने फैसला किया और उन्होंने जो भी अपनी अकल और दानिश के मुताबिक किया होगा, हम तो पाबंद हैं उनके फैसले को अमल दरामद करवाने में और उनका हुक्म मानने में। नहीं मलिक साहब, आपके ख्याल में क्या जो पार्टी इस वक्त पार्लिमानी पार्टी है तहरीक इंसाफ की, वो इमरान खान साहब के नैरेटिव का बोझ नहीं उठा पा रही? ये आप देख रहे हैं कि उन्हें बाहर से फिर महमूद खान अचकजई साहब को नॉमिनेट करना पड़ा, या कोई और वजह आप देखते हैं इस दानिश के पीछे? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ऐसी कोई वजह नहीं है। जो हमारी पूरी पार्लिमानी पार्टी है, बड़ा एक्टिवली आपने देखा हाउस के अंदर भरपूर पिछले 15 महीने से एक स्ट्रॉन्ग एहतजाज भी कर रहे हैं और हर स्टेप पे हुकूमत को टफ टाइम भी दे रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। इस मुश्किल दौर में हमारे पार्लियामेंटेरियंस का जो किरदार है वो लाजवाल रहा है, और आइंदा भी हम पुरअज़्म हैं अपने जमहूरी जद्दोजहद को, इमरान खान की रिहाई को और इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपनी जंग लड़ते रहेंगे। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि रिहाई के जितने भी ख्वाब देखे जा रहे थे वो तो हो ना सके, फिर जितना था कि भाई स्ट्रीट पावर आएगी, लोग बाहर निकलेंगे, वो भी अब ना हो सका। फिर आपने बड़ी ट्राई की थी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली जाए, बड़ा अच्छा ख्वाब था वो, लेकिन वो भी इमरान खान ना माने उस वक्त। तो अभी फिर क्या सियासी ऑप्शन सर क्या बचा है? अभी बहुत सियासी ऑप्शंस बाकी हैं। हर रोज पाकिस्तान की सियासत में एक नया माहौल होता है, और सियासत वैसे भी डे बाय डे अफेयर्स का नाम है। आने वाले दिनों में हम अपनी इस जद्दोजहद को और ज्यादा मुस्तहकम करेंगे। हम पुरअज़्म हैं, हम मुत्तहिद हैं, और इंशाल्लाह हम इस सिस्टम में आइन और कानून के मुताबिक अपनी लड़ाई और अपनी जंग जारी रखेंगे। बड़ा सीनियर नाम जी मलिक साहब हमारे साथ, मलिक आमिर डोगर साहब मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपनी बात कह रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ सीनियर तजियाकार हैं हसन अयूब साहब। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब टाइम देने के लिए। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ दोबारा कोई सख्ती और नए फेज से गुजर रही है?
दोनों बेटे जो हैं और ये कुल मिला के तीसरे भांजे इमरान खान साहब के जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, हलीमा खान साहिबा के साहबजादे। तो इस पे क्या टेक है? कोई नया फेज आ गया सख्तियों का या क्या हुआ एकदम से? नहीं, सख्तियों का फेज नहीं आया, मैं ये आपको बता सकता हूँ। ये बेसिकली हलीमा खान साहिबा की यानी एक सहूलतकारी उनको फराम की जा रही थी, और वो सहूलतकारी जिससे मुतल्लिक वो आज बात कर रही थी, लाहौर की चिड़ियाघर का जिक्र कर रही थी, ये चिड़ियाघर या अपारा से नहीं थी बल्कि किसी और जगह से थी। तो वो लोग जो हैं, अब ये गिरफ्तारियां भी मैं आपको ये बता सकता हूँ यकीनी तौर पर कि ये चिड़ियाघर या अपारा की तरफ से नहीं हो रही, ये जहाँ पर से उनको सपोर्ट थी वहीं से उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन अभी कन्फ्यूजन बरकरार है, क्यों? जो 2 साल से एक सपोर्ट मिली हुई थी हलीमा खान साहिबा को या उनकी फैमिली को, वो सपोर्ट क्या विड्रॉ हो गई है, या हलीमा खान साहिबा के जो साहबजादे हैं उनको ड्राई क्लीन किया जा रहा है, या उनके साहबजादे वाकई ही कोई संगीन नौयत के, जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं शाहरेज साहब से मुतल्लिक कि वो इंडियन चैनल्स के लिए या इंटरनेशनल मीडिया के लिए पाकिस्तान के खिलाफ क्या गुफ्तगू करनी है ये लाइन दे रहे थे। तो ये कुछ है, और इस हवाले से देखें ये जो मामला है ये सियासी नौयत का नहीं है, ये मेरे नज़दीक ये बहुत ही संजीदा मामला है। ये रियासत से वफादारी का मामला है या रियासत से गद्दारी का मामला है। और देखें, अगर रियासत से वफादार शख्स किसी मुहब्बे वतन शख्स के ऊपर यानी गद्दार की तोहमत लगाई जाए तो ये भी उतना ही जो है संजीदा और जो है मैं कहूँगा कि सीरियस इशू है, और ये बड़ा हीनियस क्राइम होगा अगर ये बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा हसन भाई, मेरे हवाले से बड़ी क्लैरिटी है मुझे, मेरे पास कोई ऐसा आला नहीं है कि मैं चेक कर सकूं कि जो शाहरेज साहब से मुतल्लिक बात आ रही है कि एक शख्स जिसका नाम समद बताया जा रहा है वो इंडियन चैनल्स के ऊपर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो शख्स तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो मेरा सवाल है कि उस शख्स समद को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ना कि लाइन देने वाले शाहरेज को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हैं कि कोई नया मुकदमा भी उन पर लॉन्च किया जाएगा इस सारे तनाजुर में, साइबर क्राइम के अंडर या पीका वगैरह के अंडर, या आप समझते हैं कि क्योंकि एफआईआर तो 9 मई की है और 9 मई की गुफ्तगू हुई है, उनकी अहलिया बता रही हैं कि वो तो थे ही नहीं इधर 9 मई को। नहीं, देखिए शाहरेज का जो मामला है वो मेरी इतलात के मुताबिक 9 मई में अगर किसी रोल में उनको डाला गया है तो मुझे उस हवाले से कोई इल्म नहीं है। शाहरेज का जो मामला है वो मामला साइबर क्राइम से मुतल्लिका है, और वो मामला जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि लाइन देने का कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्या करना है इंडियन जो है वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जाकर। ठीक नहीं, ये तो सिस्टम के अंदर आपको याद है एक वक्त था बेनज़ीर साहिबा को कहा जाता था कि ये सिक्योरिटी रिस्क बन गई हैं, तो इस तरह के मसाइल तो आपको पता है, ये तो हर डेकेड बाद कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कंक्रीट कोई ऐसी चीज़ जिसकी बुनियाद पर, क्योंकि इससे तो तासुर वही प्रिवेल करेगा कि एक पार्टी है, उस पार्टी के कायद भी जेल में है, उनकी अहलिया भी जेल में है, और वो दायरों का सफ़र है, वो बात आगे नहीं बढ़ रही, उधर की उधर स्टक है, तो ये उस तरफ तासुर चला जाएगा। मैं समझना ये चाह रहा हूँ बेसिकली। देखिए, तासुर बनाने की तो चैंपियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब उनसे देखिए, इमरान खान साहब ने नैरेटिव बिल्डिंग तो की है, उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो भी जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग की माहिर है। लेकिन अगर बात की जाए गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस उनकी सिफर थी। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस उन्होंने की है जो कि प्रूवन है अदालत से। और आज इमरान खान साहब सेंटेंस हैं कौन से मुकदमे में, 190 मिलियन पाउंड के ऊपर कन्विक्शन हुई है, 14 साल की उनकी सजा है। लेकिन बात यह है कि इवन देन उनका आर्ट यह है कि उन्होंने इस मुकदमे को भी सियासी रंग दे दिया है। अब ये देख लें कि जो बिजनेसमैन है, मैंने पहले भी फात भाई बात की थी, वो किसी को अपना जुकाम नहीं देता। जो फाइलों को पहिए लगाने वाले बिजनेसमैन, उन्होंने मोड़ा नूर में इमरान खान साहब के घर से जुड़ी हुई सैकड़ों कनाल अराजी फरद शहजादी के नाम मुंतकिल की है। क्यों की है? सवाल तो ये है ना। और फरद शहजादी बनीगाला में क्या कर रही थी? तो वो जो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी की बातें हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो इशारा करती हैं करप्शन की तरफ। बट इवन देन कितने सक्सेसफुली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी
इस बात को वो रंग देती है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये केस, ये संजीदा केस है और इसमें जो सलमान सफदर साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि फैसला पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की जमानत होगी, क्योंकि ये लॉन्ग सेंटेंस है, ये 14 साल की सजा है, ये इसमें जमानत मिलने के इम्कानात 0.1% भी नहीं होता। ठीक। अच्छा, दूसरा आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी बहुत सारी खबरें आई थी कि वहाँ भी कोई परेशानी पाई जाती है, फिर बड़ी अहम मीटिंग्स हुई, कोई डिस्कशन हुआ, बात कोई आगे बढ़ी, बहुत सारा स्पेकुलेट होना शुरू हो गया, जरदारी साहब के बारे में भी, शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी। तो अभी आप कह रहे हैं कि यही सिस्टम है, यही गवर्नमेंट है, यही लोग हैं, और बानी पीटीआई के बारे में जो स्टेटस को था वो उसी तरह बरकरार है, किसी तरह का कोई मामला ना आगे बढ़ा है, ना उसमें कोई नकब लगा है, ना कोई बेहतरी आई है। देखिए जी, कोई तब्दीली नहीं आई स्टेटस के अंदर। हाँ, क्योंकि हमारे मीडिया के पास खबरें नहीं हैं, हम खबरें घड़ते हैं, चलाते हैं, फिर उनकी तरदीदें आ रही हैं। पहले जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को तब्दील करके तो फील्ड मार्शल साहब को बनाया जा रहा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर बात आई कि प्राइम मिनिस्टर को हटाकर मोहसिन नकवी साहब को जो लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और फिर बात अब आई कि इमरान खान साहब के लिए अब रास्ता खुल रहा है। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि क्या सराइयाँ हैं, हकीकत का इनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो हकीकत है वो इवन के यानी तरदीद के बावजूद भी मैं आपसे कहूँगा कि 27वीं आईनी तरमीम इट्स ओन कार्ड्स, और 27वीं आईनी तरमीम आएगी। वो कब आएगी? वो बहुत जल्दी नहीं, कम, लेकिन यानी कम से कम अगर वक्त देखा जाए तो 2-3 माह उसमें पड़े हुए हैं। मोस्ट लाइकली जो बताया जाता है कि वो दिसंबर या उससे एक आध माह पहले या एक आध माह बाद आ सकती है। ऐसा उसमें क्या होगा हसन भाई जो अहम हो, जो आप तक भी पहुंचा हो, या डिस्कशन में भी आया हो, या कम अज कम अफवाहों की सूरत में ट्रैवल कर रहा हो इधर उधर दाएं बाएं? देखिए, ये तो अब जो आईनी तरमीम है, ये मामला बहुत ज़्यादा, वो जो कार्ड्स है ना वो छाती के साथ रखे जाते हैं। इनकी भिनक तभी पड़ती है जब ये मामला नज़दीक आता है। अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से कोई ड्राफ्ट भी तैयार हुआ है, खाली ये डिसाइड हो गया है प्रिंसिपली जो मोटी मोटी बातें हैं, और वो मोटी बातें क्या हैं वो अभी तक रावी के पास भी नहीं पहुंच सकी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितनी क्या सराइयां टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हो रही हैं, वो तमाम हवाई फायरिंग है जो नए सूबों की बातें कर रहे हैं। कोई नई सूबों की बातें अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ लफाजी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे मीडिया के पास जब खबरें नहीं होती तो हम लोग खबरें घड़ लेते हैं। अब यहां तक ये सवाल आपसे मैं ये आपको बताना चाहूंगा एक बात कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के और मुस्लिम लीग नवाज के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपना जो फोकस है वो इंडिया की तरफ रखे हुए उसने मरकूज किया हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है। और जो बताया जा रहा है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं इमरान अहमद नियाजी साहब के भांजों की, ये भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मेन चीज़ हुई है, क्योंकि जो शाहरेज हैं उनका कनेक्शन इंडिया वाले मामले में बताया जा रहा है। तो फोकस इंडिया है इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट का फोकस इमरान खान साहब नहीं है। इस वक्त जो डिफेंस डिप्लोमेसी चल रही है, और आपके सामने मैं एक और अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त जो रियासती इदारे हैं वो भी ज़रा ठंड प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वो भी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हाँ, फ्लड्स के हवाले से रिहेबिलिटेशन में पाक फौज अपना काम कर रही है, और तखमीना लगाया जा रहा है। इसमें एक और अहम मुद्दा भी हसन भाई, मैं चाहूंगा उसमें भी किसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। हसन भाई, इसमें भी अगर गाइड कर दें, अपना एक वजाहती बयान भी आ गया सोहेल वड़ाई साहब के मुतालिक। ये इतने दिन क्यों लगे स्टोरी के रिबटल के लिए? एक तो ये मुझे बताइएगा, दूसरा फिर जो इसमें से कंटेंट उन्होंने लिखा डिटेल से, वो एक दो फिक्रे मैं आपकी सामने खिदमत में रखूंगा, फिर आपका तबसरा भी उन पे चाहूंगा। पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपकी मुलाकात भी हुई उधर डीजी साहब के साथ भी और बाकी सारा भी, तो वो क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड? देखिए, बात ये थी कि डीजी साहब अभी भी तरदीद करने के मूड में नहीं थे। वैसे तो बताया जा रहा है कि जी डीजी साहब ने तरदीद की और ये क्या सरैयाँ ख़त्म होगी और वो तमाम चीज़ें की, लेकिन डीजी साहब तो उस दिन फंक्शन से निकल कर अपनी गाड़ी में बैठने लगे थे।
वो तो हम सहाफ़ियों ने जाके उनको रोका और बिल्कुल हमें बुलाया गया था, हम वहाँ पर गए थे, लेकिन डीजी साहब आई बिलीव के ही वॉज नॉट इन अ मूड कि वो इसकी तरदीद खुद से करना चाह रहे थे। हमने रोक कर सवालात किए और सवालों के जवाब में जो खबर आप लोगों ने सुनी है, सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा था, जो कॉलम लिखे थे, सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो एक, उनके पास आर्ट है, वो यानी अल्फाज का चुनाव इतना बेहतरीन करते हैं कि वो उस्तादों के उस्ताद हैं। तो उनके जो अल्फाज थे वो डबल मीनिंग्स जो है वो दे रहे थे और उन्होंने ये तासुर यकीनी तौर पर दिया था कि वो उन्होंने एक तो फील्ड मार्शल का इंटरव्यू किया है और दूसरा उन्होंने ये तासुर दिया था कि मसालत के लिए वो एक प्रपोजल पेश कर रहे हैं। और देखिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी तो उन्होंने जिक्र किया था ना, तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि क्या सुहेल वड़ाई साहब ये बता सकते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो का या उस तकरीब में कोई जिक्र हुआ था या खाने की मेज़ पर कोई जिक्र हुआ था? जब इस तरह की चीज़ों का जिक्र ही नहीं हुआ तो वो लिखारी हैं, उन्होंने अल्फाज ऐसे चुने, ऐसे लिखे कि तमाम लोगों को ये तासुर मिल गया। मैं चाहूंगा ये एक आध लाइन में जरूरी थी, मैं आपकी इजाजत से हसन भाई एक आध लाइन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बराह करम इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और उनकी माफ़ी का जिक्र नहीं, मैंने सिर्फ एक फ़िक्रा लिखा कि सियासी मसालत के हवाले से उन्होंने कुरान पाक की आयात और इसका तर्जमा पेश किया। अब लोगों और जो ट्रोल करने वाले हैं उनका तासुर है, एक तो ये फ़िक्रा, फिर उन्होंने कहा इसलिए मेरी जो हदूद हैं वो सहाफ़ियाना हदूद हैं, जो मैंने सुना और जो मैंने देखा उसे लिख दिया। और आखिरी एक लाइन फिर मैं चाहूँगा आप तबसरा इस पर कर दें कि तारीख का फैसला सहाफ़त के हक़ में ही होगा। आपने पढ़ा होगा डिटेल सारा यकीनन? जी पढ़ा जी, जी पढ़ा। देखिए बात यह है कि वड़ाई साहब ये ना लिखते तो क्या लिखते। वड़ाई साहब क्या कहते हैं कि जी मैंने बिल्कुल गलत किया है और मैंने जो अनएथिकल ये कॉलम्स लिखे हैं। वड़ाई साहब यही कह सकते थे। मेरे ख्याल से अब सुहेल वड़ाई साहब को मज़ीद दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। इंसान से गलती होती है और जिस तरीके का उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है इसके बाद इस मामले को यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। देखें, मैं अगर आज अपने सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करूँगा तो कल मेरे जो जूनियर्स होंगे वो मेरी इज़्ज़त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, बड़ी डिटेल से वो अपनी बात कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।